पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट कौमी असम्बली से पास करवा लिया है और दूसरा बजट आज जब पास हुआ तो 160 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ईवान में मौजूद थे, जो कि हुकूमत की जो मेजॉरिटी 172 नंबर की है उससे कुछ नंबर्स कम थे, लेकिन लीगली ये चीज़ बिल्कुल अलाउड है। मॉरली और सियासी तौर पे इस पे जो चमक गोइयाँ आप सुन रहे हैं वो इसी वजह से उठ रही हैं कि क्या इत्तेहादी साथ हैं, क्या इत्तेहादी साथ नहीं। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्तीफ़े का मुतालबा दो बड़ी अपोजिशन की सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आया है, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि आप किस खेत की मूली हैं जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। बिल्कुल, इस्तीफ़ा मांगने की तारीख भी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा मांगती थी तो आगे से जवाबात कुछ इसी तरह के आते थे। वो क्या जवाब आते हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन आपको कुछ दस्तावेज़ात के ट्रेल से बताएंगे कि किस तरह से जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की, डीज़ल की, केरोसिन की, इसमें किरदार किस किस का शामिल है। और इतनी जल्दी क्या आ गई थी कि जनाब 26 तारीख को ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी किया। ओगरा से पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। नॉर्मल कन्वेंशन तो ये है कि ओगरा बताता है और उसके बाद हुकूमत नोटिफाई करती है। काबीना के इजलास का भी इंतज़ार नहीं किया गया। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? नदीम बाबर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि जनाब मैं तो सिर्फ एक मुशीर हूँ, मुशीर स्पेशल असिस्टेंट हूँ और मेरा काम है मशवरा देना। और ज़िम्मेदारी उनके साथ बैठे उमर अयूब साहब की है या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की और काबीना के उन मिनिस्टर्स की जो कि इलेक्टेड भी हैं और SAPM भी नहीं है, लेकिन मशवरे पर अमल नदीम बाबर के करते हैं। तो इसका ट्रेल क्या है? 20 मार्च से शुरू होती हुई ये कहानी जून में इजाफे तक पहुंची किस तरह से, और क्या फैसला इस तरह भी किया गया कि जनाब जो कंज्यूमर है यानी आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो आवाम का इंटरेस्ट है, जो कौमी मुफाद है, नेशनल एक्सचेकर, उसके मुकाबले में रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुफादात को डिफेंड करने की कोशिश की गई। दस्तावेजात इस हवाले से क्या बताते हैं? ओगरा से भी सवाल जवाब काबीना में हुए थे। ओगरा ने अपना डिटेल्ड जवाब हुकूमत को दे दिया है और उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, हमारे वो ट्रेल क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन 21 मई को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हिदायत दी थी SAPMs और एडवाइज़र्स को कि अपने असासे डिक्लेयर करें। बाद में एक और काबीना इजलास में नेशनैलिटीज़ का भी वज़ीर-ए-आज़म ने इनको कहा था। तो ये सवाल आता है कि कब पब्लिक होंगे, और एक SAPM के मुताबिक इस तरह का कानून कोई नहीं है। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म ने कोई गैर कानूनी हुक्म दिया इनको कि असासे डिक्लेयर कर दें कि कौन SAPM है जो ये बात कर रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। बस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों ने आज सुबह कराची स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने की कोशिश की और उसमें हमारे सिंध पुलिस के जवान, खास तौर पर रफ़ीक सुमरो और खलील जितोई, ये हमारे आज के हीरो हैं जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चंद ही मिनटों में उन दहशतगर्दों को लुकमा अजल बना दिया। इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद वो भी शहीद हुए और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद भी शहीद हुए। लेकिन जिस कार्रवाई के लिए दहशतगर्द आए हुए थे, जो उनकी लंबी प्लानिंग थी, रफ़ीक सुमरो और खलील जितोई ने इसको नाकाम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस हवाले से अपने ट्विटर में इन दोनों पुलिस के जवानों को अपना सलाम पेश किया है। सवाल ये भी उठता है और हमें बहैसियत कौम नाज़रीन अपने हीरोज़ जो हैं उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए। हमें याद होगा कि 92 का जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो पूरी कौम ने बहुत से इनामात की बारिश कर दी थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे, जो वज़ीर-ए-आज़म कैप्टन थे। शारजा का मशहूर छक्का आपको याद होगा जो जावेद मियांदाद ने मारा था, और बहुत से बिजनेसमैन थे जिन्होंने बहुत से इनामात अनाउंस किए थे। आज ये हमारे हीरो हैं जो शहीद हुए और ये दो हमारे जवान जिन्होंने दहशतगर्दों को मारा। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो इस तरह का कोई फंड बना सकते हैं जिससे एक तो इनको कैश प्राइसेस कराची स्टॉक एक्सचेंज अनाउंस करे, और जो शोधा हैं उनकी फैमिली, सिंध हुकूमत ने तो इसका ऐलान कर दिया, वफाकी हुकूमत भी आगे जाके जो साइटेशन है अवार्ड शायद अनाउंस करे, लेकिन क्या बहैसियत कौम जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो भी इनकी एक्नॉलेजमेंट करेंगे? ये भी एक मेरा ख्याल सोचना चाहिए कि इस तरह की जो मिसालें हैं हमारी उनको एक्नॉलेज
किया जाए। और ये कार्रवाई हुई किस तरह, जिस अंदाज में इन दोनों हमारे बहादुर पुलिस के जवानों ने ये कार्रवाई की, उन्होंने खुद ही इसको डिस्क्राइब किया। आइए देखते हैं। मेरे उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ टूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, तो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। 1 मिनट के वक्त के बाद में फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो किसी कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने। तो फिर मैंने पक्का निशाना उसके सर का दिया, फिर उसके मैंने सर को गोली मारी, फिर उसके सर में लगी, उसके बाद वो गिर गया। जी नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म भी इनके लिए ऐलान करेंगे, इनाम इनके लिए देंगे, और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो भी फॉर अ चेंज अपने हीरोज़ को एक्नॉलेज करेगी, ताकि हमारे जो बहादुर जवान अपनी जान हथेली पर रख के दहशतगर्दों से आज इतने लोगों को उन्होंने महफूज किया, आइंदा के लिए ऐसे हीरोज़ के लिए इनकरेजमेंट हो। साथ साथ नाज़रीन, कुछ बातचीत चल रही है इस्तीफ़े की भी, और इस्तीफ़े के हवाले से जो अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें हैं उनका मुताला है, जो कि कौमी असम्बली में सामने आया। आइए देखते हैं। अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा दें। पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले, पीटीआई एक नया रहनुमा चुन ले, ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। चलो अपनी जिद में जैसे भी बने वजीर आजम भी बन गए, अब इस मुल्क पे रहम करो। ये नहीं चलता तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हर्ट हो जाओ। अब इमरान खान साहब, आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। क्रीज छोड़ें, इस मुल्क को तबाह न करें। हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद पे ये काम सौंपा जाए कि इस मुल्क की क़ियादत करे। इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। तुम्हारे मुतालबों से इस्तीफा दे दे, क्या बात है, किस बात की मूली है, इस्तीफा दे दे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। जी नाज़रीन, और आपने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जज्बा देखा, जोश देखा, वल्वला देखा। नहीं देंगे इस्तीफ़ा। और ये शायद जोश वल्वला उस वजह से भी हमें ज़्यादा देखने में आया कि काबीना के पिछले इजलास में जो खबरें आईं कि बताया गया वज़ीर आज़म को, काबीना में सवाल हुए कि ना वज़ीर आज़म के कैंडिडेट तो आपकी अपनी काबीना में बैठे हैं, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया गया। तो आज का जो शाह महमूद कुरैशी साहब का वल्वला था वो कहीं उसका आउटकम तो नहीं है। लेकिन इसी तरह के सवालात इमरान खान साहब भी करते थे, और उन्हें जवाबात किस तरह के मिलते थे? क्या इसी तरह के जवाबात मिलते थे? आइए देखते हैं। अब कोई कमेटी नहीं है, इस्तीफा दो और जाओ इलेक्शन करवाओ। फौरी तौर पे नवाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए। मैं डिमांड करूंगा नवाज शरीफ से, मैं सारी कौम को कहता हूं निकलो डिमांड करो कि रिजाइन करो, इस्तीफा दो। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। जी नाज़रीन, आपने देखा कोई खेत की मूली है तो कोई मसूर की दाल। अब आजकल पता नहीं मूलियाँ सस्ती हैं या उस वक्त मसूर की दाल सस्ती थी, या दोनों चीज़ें महंगी हैं। ज़ुबैर साहब, खेत की मूली और मसूर की दाल, ये क्या मिसालें हैं? और वाकई ऐसा ही होता है, इस्तीफा दो तो खेत की मूली, मसूमू और मसूर की दाल। तो उस वक्त मसूर की दाल महंगी थी या सस्ती थी? और आजकल मूली का क्या रेट है? सस्ती होगी, मूली भी सस्ती होगी उस वक्त, ये तो बिल्कुल तय है। इसमें तो मेरा ख्याल है जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि कहाँ से कहाँ प्राइसेस पहुँच गई हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि देखें, एक तो आपने शाह महमूद कुरैशी का जज्बा जो था वो भी किसी और को दिखाने के लिए था, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए था। इमरान खान भी जो कल बात कर रहे थे कि मैं 5 साल कंप्लीट करूंगा और कोई भी नहीं मुझे हिलाने वाला, वो भी किसी और के लिए था। तो इनके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, इनको इंटरनली रिजॉल्व करने चाहिए। हम क्यों इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? मैं तो बल्कि ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें और इन हाउस चेंज कर लें। आई डोंट थिंक सो। इन हाउस, क्योंकि कप्तान के साथ साथ पूरी टीम फेल होती है तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होती है, और पूरी टीम फेल हुई है। कप्तान तो है ही, बिल्कुल उनके साथ तो हमारी उम्मीद थी ही नहीं।
मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के जो हालात हैं जहां हम आके खड़े हो चुके हैं, या तो देखें ना अभी जुबैर साहब, क्या आप अपनी पार्टी के पार्लियामान में, कौमी असेंबली में लीडर ख्वाजा आसिफ, उनकी लाइन से आप कुछ अलग पेज पे हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लीडरशिप ले आओ। बिलावल भुट्टो भी यही बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइन इस हवाले से डिफरेंट है, आप अलग पिच पे खेल रहे हैं। जी, मेरी लाइन डिफरेंट है। मैं क्योंकि मुझे कोई ये बता दे कि इमरान के हटने से और किसी और के वजीर आजम बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या तो कोई हमें कोई ऐसा कंक्रीट कोई फार्मूला बताया जाए। तो आपने ख्वाजा आसिफ से नहीं सवाल किया इस हवाले से, शायद खाकान अब्बासी साहब से सवाल नहीं किया? डिबेट है हमारी, नहीं, ये तो हमारी इंटरनल डिबेट है। मैं तो बिल्कुल सवाल ये कर रहा हूँ और रेज भी कर रहा हूँ कि मुझे कोई ये समझा दे कि क्या हम ये कह रहे हैं कि जी एक इमरान खान प्रॉब्लम है पीटीआई में, पूरी की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो प्लेइंग 11 है और जो रिजर्व्स में बैठे हुए हैं, ऑल आर फेलियर्स। मुझे एक की परफॉर्मेंस बता देना। या तो आपका ये जाती ख्याल है या आपकी लीडरशिप का भी यही ख्याल है? नहीं, ये तो सबका ख्याल है कि दिस इज़ अ कंप्लीट फेलियर पाकिस्तान हमारे लिए। मैं तो आपको पता है इकोनॉमिक्स का और फाइनेंस का आदमी हूँ, मुझे तो 2+2 करके मैं कहता हूँ कि जी कोई एक चीज़ में एक देखे ना अरशद, अगर एक पार्टी मिल के सूबाई हुकूमत के साथ और सबके साथ मिल के एक BRT प्रोजेक्ट नहीं बना सकती, या आके ये कहें कि देखें जी हमने महंगाई कम कर दी है, या ये कहें कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम कर दी है, या गुर्बत में कमी कर दी है, या ग्रोथ बढ़ा दी है, या टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया है, कोई एक चीज़ अगर आके ये कहें कि जी हमने ये कर दिया है, तो फिर तो कुछ समझ आए। टोटल सिर्फ अगर आपका आज के शाह महमूद कुरैशी का हम नोटिस लें, भाई हम बात कर रहे हैं चीनी का, हम बात कर रहे हैं गंदम की, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की क्राइसिस की, जिसकी आप डिटेल में बात करेंगे। इस पे थोड़ी डिटेल में आगे चल के बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम नोटिस लेते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस पे आगे चल के थोड़ी बात करते हैं। मसूर की दाल और खेत की मूली, रेट्स में फर्क है, डिफरेंट, या एक ही बात है? नहीं, मैं अरशद साहब मैं मुस्कुरा रहा था। मैं जुबैर साहब को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज भी उनके लिए गाजर और मूली दोनों सस्ती हैं, जो पसंद करें। एक दूसरा ये कि मैं आज जुबैर साहब की जो बातें, बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं दोनों, बहुत ज़्यादा ओवर बेनिफिट्स हैं उसके, बल्कि ज़्यादा खाने से भी तकलीफ हो सकती है। मसूर की दाल के आपको बेनिफिट्स नहीं पता? नहीं, उसके मुझे नहीं पता जी। मुझे मूंग की दाल पसंद है तो मुझे उसका ही पता है। दूसरा ये कि जुबैर साहब ने जो इनकॉम्पिटेंसी के और जो बातें सारी की, और जुबैर साहब आज कहते हैं कि वो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, 2+2 करते हैं। वैसे तो जुबैर साहब मल्टीनेशनल से आए हैं तो वो एक्सपर्ट सारी चीज़ों के हैं। आप उनसे कुछ भी पूछे, आसमान पे आया, चांद पे कैसे जाना है, वो ये भी बताएंगे कैसे जाना है, और इतनी फ्लुएंटली बताएंगे कि आपको यकीन आ जाएगा कि यही लेके गए थे, और जब उससे निकलना होगा तो फिर लपेटेंगे भी उसको इस तरह कि वो पता भी नहीं चलेगा किसी को। ठीक है, ये तो जुबैर साहब की क्वालिटी है। अब मैं आ जाता हूँ कि अपने कैबिनेट पुलिस के तजर्बे से आप बता रहे हैं। नहीं, देखिए मैं तो अगर हमें सारी काबीना ऐसी है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अगर जुबैर साहब के हिसाब से मैं नालायक हूँ तो मेरी वजारत में 54 साल के बाद मोहम्मद डैम बन रहा है, नावेद बादशाह जो स्ट्रेटेजिकली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अयूब खान साहब के बाद वो बन रहा है, सिंध बैराज बन रही है। तो जो मेजर दासू के जो ये छोड़ गए थे, फीते काट के तस्वीरें खिंचाए गए थे, 36 करोड़ रुपये डेली का नुकसान था, हम डफर्स ही कर रहे हैं। आप हमें ये जो लाइक लोग थे इनमें से ज़्यादातर लाइक कहाँ हैं? नवाज साहब भागे में। आप कह रहे हैं आप सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप फेल हो गए। सर मैं तो बता रहा हूँ ना, अभी तो मजा आएगा ना डिबेट का आपके प्रोग्राम में। जो लाइक लोग हैं वो मुल्क से भागे हुए। कौन है? नवाज शरीफ। जो फाइनेंस मिनिस्टर दूध की नहरें भाग गए थे, इसहाक डार साहब, वो वहाँ भागे हुए। शहबाज शरीफ साहब के दामाद, वो ज़बरदस्त बिजनेस करते थे, वो भागे हुए। शुगर के बेनिफिशरी थे, वीट के थे, लाइफ स्टॉक के थे, वो भागे हुए। बेटी भागने की कोशिश करी, उसके लिए रिकॉर्ड हम जैसे बने हुए। अब तो कोई रिपोर्टों का मसला भी नहीं होगा, ना कोई इस मुल्क में रहम खाएगा, उनको रोका हुआ है। अच्छा, जो सूबाई हुकूमतें हैं, नन्नी मुन्नी चुन्नी मुन्नी, उनके मुन्ने मुन्ने लीडरान, कल आप देख रहे थे माइक खींच रहे थे, एक्साइटेड हो गए थे, रेजिग्नेशन दो रेजिग्नेशन। उनकी वजह बताऊंगा कि क्यों रिजाइन मांग रहे। मैं आज आपको बताऊंगा। रिजाइन भी मांग रहे थे कोई? रिजाइन भी मांग रहे थे, फिर कह रहे थे कि हम कल बजट पास नहीं हो देंगे। मैंने उनको कल ही कहा कि ये मुंह पे मास्क, वजीर आजम ने भी कुछ, ये मास्क छोटा पड़ जाएगा मुंह के ऊपर, कल तो शक्ल दिखाने के काबिल रहेंगे। हमने इलेक्शन में डिफीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट में किया, बजट पास करा के दिखाया, बाय फार करा के दिखाया, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी करके दिखाया।
कल मैंने कहा था, कह रहे नहीं हम आवाज नहीं होने देंगे, आप देख लेना, माइक खींच रहे थे, एक्साइटमेंट हो गई थी। जुबैर साहब भी इस्तीफा मांग रहे हैं, ख्वाजा साहब भी इस्तीफा मांग रहे हैं। बजट में 176 बंदे थे, इस दफा 160, 16 बंदे कम थे। सर मेरी बात सुने, जिस इनिंग के अंदर हमें पता है कि पहले ओपनिंग बैट्समैन ने पूरा स्कोर पूरा कर देना, तो हम बाकी उनको कहा कि सो कॉफी पियो, मैं भी बीच में कॉफी पीने चला गया, वापस अंदर आ गया। हमारे तो रूटीन का काम है। हम तो इनको आजकल इमरान खान के रेजिग्नेशन पे देख लीजिए, कॉफी पीते ही ना रह जाइएगा। नहीं अर्शद साहब देखिए ना, प्रेस भी इनको आजकल पूरा कवरेज क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि वो इमरान खान का तो देनी चाहिए, आपको नहीं देते थे इस्तीफा। आपके तो रोड ब्लॉक होते थे, इश्तिहार ही नहीं चलते थे। इमरान खान था, ब्रांड था, हमारे पास ब्रांड था, हम ब्रांडेड इमरान खान के साथ खड़े थे। आप अनब्रांडेड चीजों की बात करें, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम इसलिए मिल रहा है कि ये इमरान खान का इस्तीफा मांगते हैं, वरना कौन इनको प्रेस में टाइम देगा? अच्छा, वजीर आजम ने एक और नाज़रीन इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि वाडा साहब एक पावरफुल वजीर हमारे साथ बैठे हैं। वजीर आजम ने कहा मुझे कहा गया, और किन लोगों के बारे में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। मुझे भी कहा गया कि ये ना करो, जिस तरह और भी चीजों का। आज ये जो सारी आपकी ऑपोजिशन है, मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में, बड़े आराम से हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब खत्म होंगे जब हम अपने नजरिए से पीछे हटेंगे। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने तो ये बात कही कि मुझे कहा गया, ये 8 से 9 लोग हैं, लेकिन इस पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कुछ बात की। वो क्या है, फिर मैं उसके बाद मिनिस्टर साहब से पूछूंगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। इमरान खान और इस हुकूमत का हर लम्हा पाकिस्तान पर भारी है। मिनिस्टर, आप एक पावरफुल वजीर हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपने अपनी मिनिस्ट्री की गिनवाई। अभी मुझे कहा गया ना करो, किसने कहा वजीर आजम को कि एहतसाब ना करो? आपकी काबीना में कि लोगों ने ये आवाज उठाई? सर देखें, जो हर गवर्नमेंट के बेनिफिशरीज होते हैं वो आपको ऐसी ही एडवाइस करते हैं, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना सर। देखिए अर्शद साहब, बड़ा इसको बड़ा खुल के बात करें ना। जो हर गवर्नमेंट के करीब होते हैं, जो हर गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, हर गवर्नमेंट का पॉलिसी, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। देखिए अर्शद साहब मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उमर अयूब साहब, देखिए मैं नाम वो 8-9 नाम आपने कहा कि जो हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, डॉक्टर फहमीदा, इस मुल्क को माफिया बनाने वाले और माफिया के साथ चलाने वाले लोग ये सामने बैठे हुए, दोनों जो सूबाई हुकूमतें रह गई हैं सूबे तक की। जुबैर साहब की पार्टी में से किसी ने कहा? जुबैर साहब की पार्टी ने तो माफिया को पैदा किया, माफिया को बनाया। कहा किसने? वजीर आज़म ने कहा मुझे कहा गया ना करो, एहतसाब ना करो, किसने कहा? अच्छा साहब, आप मुझसे अगर कोर्ट में बहस करो तो हम दोनों बैरिस्टर होते तो ज्यादा मजा आता। आप टॉक शो के अंदर हैं, उतनी बात मैं कर सकता हूँ जितनी बात मुझे नॉलेज है, उससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। ठीक है सर, चले मैं जुबैर साहब से पूछ लेता हूँ, ये 8-9 लोग आपकी जमात में से वजीर आजम को कहा कि ना करो और फिर 5 साल आराम से आप हुकूमत करें? मेरे ख्याल है हम तो मशवरा नहीं देंगे। 5 साल अगर इमरान खान साहब रहना चाहते हैं और अपना रोज़ मजाक उड़वाना चाहते हैं तो बिल्कुल बखुशी रहें, लेकिन 21 करोड़ आवाम के लिए कुछ रहम ज़रूर करें। फैसल वाडा साहब की ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक पाकिस्तानी दुकान में जाता है, उसको 90 रुपए की चीनी मिलती है, और जब वो लाइनें बना के पेट्रोल के लिए रुकता है, बात यह है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं नहीं, जो मार्च में खिलवाड़ा हो रहा था, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कर रही थी, आज अरशद शरीफ ओगरा एक तरफ खड़ी है और इनके वजीर एक तरफ खड़े थे। किसकी हम बात माने? बिलियंस ऑफ रुपीस जेबों से लूटे जाते हैं और इनको फिक्र है कि कौन बाहर बैठा है। भाई उनका आपने जो मर्जी करना करें, आप बिल्कुल करें, हम नहीं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। वो आपके 8-9 लोग होंगे, 10 लोग होंगे जिन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जेबें भरनी है, लाइक रज़ाक दाऊद हैं, जुल्फी बुखारी हैं, बाकी जो आपने उमर अयूब खान है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगली हुकूमत आएगी उसमें चले जाएंगे। उमर अयूब 2008 में क्यू लीग से लड़े थे, 2013 में नून लीग से लड़े थे, 2018 में पीटीआई से लड़े थे, अगली दफ़ा कहीं और चले जाएंगे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल भी ये कह रहे थे कि माफियाज को हम नहीं जीतने देंगे, उमर अयूब साहब कह रहे थे। और भाई आप मार्च की जो आपकी मीटिंग्स हैं जिसमें आपने फैसला किया कि जी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसका जवाब दें। और फैसल वाडा को मैं कहूँगा उसका जवाब दे। इस पे हमने थोड़ा डिटेल में बात करनी है। पेट्रोल एक और इनसे जवाब ब्रेक के बाद आपसे जवाब ले लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ
यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद ये तेल की कीमतें बढ़ी कैसे हैं, इसमें वजारत का कितना किरदार है और क्या वजारत ने ये फैसला किया कि जनाब हमने आवाम का ख्याल नहीं रखना, रिफाइनरीज का ख्याल रखना है, बड़ी बड़ी तेल की कंपनियों का ख्याल रखना है। क्या इस तरह के लेटर्स भी लिखे गए? फिर इतनी जल्दी क्या आ गई कि जनाब आपने 26 तारीख को मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और जो कन्वेंशन थी कि ओगरा और ओगरा के बाद हुकूमत नोटिफाई करती थी वो क्यों हुआ? और फिर 26 तारीख का जब नोटिफिकेशन निकला तो उसमें FBR के मामलात के हवाले से भी सवालात उठेंगे कि जनाब सुबह से जो तेल बिकता रहा उस पर जो टैक्सेस हैं वो किस तरह से होंगे, क्योंकि नॉर्मली रात 12 बजे के बाद इतलाक होता है। तो ये फैसला जिस तरह से किया गया, ये सोच विचार की गई, और इससे बड़ा सवाल जब ये सारे पे हम बात करेंगे तो वो ये भी उठता है कि ये क्रेडिट क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है कि आइंदा आने वाले काफ़ी अरसे तक जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक ख्याल था, एक आइडिया था कि जी टेक्नोक्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, उस आइडिया को हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी बेहतरीन सियासत से फेल कर दिया है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल की कीमतें बढ़ गई और इस हवाले से हुआ क्या सारा मामला? क्या इसमें जो नेशनल एक्सचेकर है, कौमी ख़जाने, उसका ख्याल रखा गया? क्या आपके हकूक़ का ख्याल रखा गया? जो कॉरस्पॉन्डेंस है इस हवाले से वो आपके सामने रखेंगे कि और उसकी वजह यह है कि जो कैबिनेट मीटिंग्स इस हवाले से हुई उसमें ओगरा से भी पूछा गया, मिनिस्ट्री से भी पूछा गया, और जो ख़तों की तफसीलात हैं 20 मार्च से ये कहानी शुरू होती है और 20 मार्च से होती 22 जून तक की जो कॉरस्पॉन्डेंस है, जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो एक तो 25 मार्च का बैन लगा दिया गया था कि इंपोर्ट्स वगैरह जो है वो बंद कर दी जाए। उस हवाले से मिनिस्ट्री ने बाकायदा तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा था। फिर रिफाइनरीज के हवाले से भी ये फैसला हुआ था। 26 मार्च को जब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी मूव की थी और कहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ये रिकमेंड कर रही है कि जनाब नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड एंड बाइको एट हब बलूचिस्तान ये अपने ऑपरेशन जो हैं क्लोज कर रहे हैं। और साथ साथ 27 मार्च को जो इसका जवाब दिया गया था, दिस समरी वाज अप्रूव्ड ऑन 27 मार्च बाय कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी विदाउट ओगरा's पार्टिसिपेशन कमेंट्स बेस्ड ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी डिसीजन ऑपरेशन ऑफ 3 refineries was stopped while imports were already banned, thereby curtailing country's supply sources. ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटर है इस मामले पे, उससे पूछे बगैर ये 3 रिफाइनरीज के हवाले से फैसला कर लिया गया कि जनाब ये अपने ऑपरेशंस भी बंद कर लेंगे। बैन ऑलरेडी कर लिया गया और ओगरा जो रेगुलेटर है वो बता रहे हैं कि जनाब जो आपकी वजारत के फैसले इस हवाले से हुए उस वजह से जो मुल्क में सप्लाई है तेल की उसमें कमी वाक़ई हुई। फिर 10 अप्रैल का दोबारा ओगरा ने बताया कि जनाब आपका जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन ने जो फैसले किए हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है और सिर्फ 2 रिफाइनरियों के हवाले से आपने फैसला किया और उसके बाद फिर आपको ख्याल आया तो आपने बाकी इस हवाले से फैसले किए। फिर इसी हवाले से 28 मई को मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन उन्होंने एक और समरी मूव की प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से और इस पे भी ओगरा ने 29 को अपनी रिकमेंडेशंस दी कि जनाब ओगरा आपकी इस रिकमेंडेशन को सपोर्ट नहीं करता और इसमें प्राइसिंग मैकेनिज्म 15 दिन पे लाने का कहा गया था। इससे पहले महीने के हवाले से प्राइसेस जो हैं बढ़ती या कम होती हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम डिवीजन क्योंकि उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज का मुफाद आगे रखना था, उन्होंने आवाम का मुफाद आगे नहीं रखना था, OMCs का उन्होंने ख्याल रखना था, तो इस वजह से ये वाला फैसला किया गया और ओगरा ने इस पर बाकायदा ऑब्जेक्ट किया और ऑब्जेक्ट बड़े वाज़े अल्फाज में ओगरा ने किया और इसमें लिखा है ये बाकायदा तौर पर कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन इज़ नॉट सपोर्टेड, जो इनका फैसला है owing to the reason that prevention of inventory losses will be at the expense of national exchequer और consumer। बड़े वाज़े अल्फाज में ओगरा ने जवाब दिया कि आप ये जो फैसला कर रहे हैं ये कौमी ख़जाने के लिए और पाकिस्तान में जो तेल के कंज्यूमर्स हैं उनके मुफाद में ये फैसला नहीं होगा। तो फैसला आपने किसके मुफाद में किया? फैसला आपने किया ऑयल रिफाइनरीज के मुफाद में, तेल की कंपनियों के मुफाद में, जिसके लिए बाद में आपने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए कहा कि जी इंक्वायरीज कर दो, FIR कर दो इनके ऊपर और ये वाली सारी कार्रवाई। और जब नाज़रीन हम समरी फॉर द कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को इस हवाले से देखते हैं तो इसके अगले सफ़े पे मुझे एक साइन नज़र आ रहा था, मियाँ असद हयाउद्दीन,
ये है सेक्रेटरी पेट्रोलियम। और जिन रिफाइनरीज का जिक्र आ रहा था, हुकूमत को चाहिए कि ये भी चेक कर लें कि कहीं ये किसी रिफाइनरी के बोर्ड के चेयरमैन हैं, कहीं पे कोई डायरेक्टर तो नहीं है, और क्या इन्हें डायरेक्टर की तनख्वाह मिलती है। और अगर मलिक मियां असद हयाउद्दीन साहब वाकई किसी कंपनी के चेयरमैन है, डायरेक्टर है, और उन्हें मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, तो क्या ये नेशनल एक्सचेकर का मुफाद देख रहे थे, कंज्यूमर्स का देख रहे थे, या कि उन रिफाइनरीज का जिनके के बोर्ड पे ये नॉमिनेटेड है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और उनके मुफादात देख रहे थे। क्या ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस हवाले से नहीं है। और इस हवाले से नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब नदीम बाबर साहब से सवाल किया गया कि जनाब आप ये सारे फैसले कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये फैसले करता ही नहीं, मेरा तो काम है बतौर SAPM एडवाइज़र मशवरे देना, और इसकी जिम्मेदारी किस पे? जिम्मेदारी वजीर पे है और वजीर आज़म पे और काबीना पे। क्या कहा नदीम बाबर साहब ने, आगे देखते हैं। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। कभी मेरी एडवाइस एक्सेप्ट होती है, कभी मेरी एडवाइस नहीं एक्सेप्ट होती। एडवाइज़र का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब मेरे से पूछें, मैं उसका अपनी दानिश के मुताबिक जो भी बेहतर समझता हूँ उन्हें जवाब देता हूँ। ये इनकी मर्जी है। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि मैंने कुछ एडवाइस किया और प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। उसमें कोई इसमें मसला नहीं है। बहुत अच्छी बात की नदीम बाबर साहब ने, और बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। ना उनके पास इख्तियार है, ना वो करते हैं, वो तो मशवरा देते हैं। और जिम्मेदारी फैसल वाडा की है, उमर अयूब की है, काबीना की है, वजीर आज़म इमरान खान की है। दोबारा सुनते हैं क्या कहा नदीम बाबर साहब ने। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। ये इनकी मर्जी है। जी नाज़रीन, आपने सुना। तो जुबैर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम बोर्ड पे भी हैं रिफाइनरीज के। ओगरा कह रही है कि वो रिफाइनरीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, OMCs के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एक्सचेकर और कंज्यूमर का इनको ख्याल नहीं। तो ये फैसल वाडा साहब बकौल नदीम बाबर साहब के जिम्मेदार हैं, उमर अयूब जिम्मेदार हैं, और वजीर आज़म और काबीना जिम्मेदार है। सही तो कह रहे हैं, मुशीर का यही काम नहीं होता। देखिए, दो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की है, और उसके साथ साथ कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी क्यों बनी हुई है, किस लिए बनी हुई है? कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी का रिफाइनरीज को बचाने के लिए होते हैं। ओगरा को बुलाया नहीं जाता, ओगरा का उनका राय नहीं पूछी जाती, और इतनी हद तक खराब हो चुकी है सिचुएशन फैसल वाडा साहब के लिए कि ओगरा को पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि पिछले 3 महीने की कहानी कि किस तरह से एक के बाद दूसरा फैसला गलत किया गया। अभी मैंने आपको भेजा भी है, एक चैनल पर चल रहा था, तो उसका मैंने आपको एक भेजा कि जिसमें असद ने ये कहा है कि जो प्राइस बढ़ी है तेल की, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, आप दूसरे चैनल देख रहे होते हैं, हमारे चैनल पे भी चलिए। जुबैर साहब सरवाइल से पता नहीं आपको इतनी मोहब्बत क्यों है, उसका जिक्र ही नहीं करते। नाज़रीन, आज जो जुबैर साहब जिक्र कर रहे हैं, असद उमर ने क्या कहा कि वाकई उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है। नदीम बाबर साहब कह रहे हैं काबीना की, असद उमर साहब अहम रुकन है काबीना, उनके इल्म में भी नहीं था। क्या कहा असद उमर साहब ने, आइए देखते हैं। दायरे उस फैसले के अंदर मैं शामिल नहीं हूं, तो उन्होंने तमाम जो है वो मुहर्रिकात को सामने रखते हुए फैसला किया होगा। जी, असद उमर साहब तो आपने देखा जुबैर साहब पतली गली से निकल गए कि हम इस हुकूमत के रेजिग्नेशन ना मांगे तो हम किसके पास जाया करें? असल तो मसला ये है कि हम किसके पास, जब उन्होंने ये कहा कि ये सर, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि हुकूमत का जो, तो क्यों इंपोर्ट बंद की गई? मेरा सवाल ये है कि जो हुकूमत का हक हुक्मरानी होता है वो आवाम के फायदे के लिए होता है या बिग बिजनेस और जिसको वज़ीर आज़म एलीट कैप्चर कहते हैं उनके लिए होता है? This government is for the mafias, by the mafias, for the interest of the mafias. ये जो कहते हैं ना कि हम माफियाज को नहीं छोड़ेंगे, ओ भाई आप अपने फैसलों को डिफेंड करें। माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करके आप निकल नहीं जाएंगे। उमर अयूब कहते हैं माफिया को नहीं छोड़ेंगे, फैसल वाडा कहते हैं माफिया को नहीं छोड़ेंगे, तमाम वजीर जहां फंसते हैं वो कहते हैं हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे। भाई आप अपने ये बताएं, आप फैसल वाडा ये छोड़ दें, लंदन में कौन बैठा है ये बताएं, 3 महीने की कहानी क्या है और क्यों जेबें और इसमें बिलियंस के फायदे होते हैं की गई है, क्यों ऑयल मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक है, मैं फैसल वाडा साहब से भी यही सवाल कर लूं, हक हुक्मरानी आपको आवाम के मुफादात का है। यहाँ आपकी लेटर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है, मिनिस्ट्रीज के मीटिंग्स के मिनट्स हैं जो बता रहे हैं कि आपने आवाम के लिए फ़ायदा नहीं लिया, आपने फ़ायदा दिया है
रिफाइनरीज को दिया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है, आवाम को फायदा नहीं, नेशनल एक्सचेकर का नहीं सोचा, कंज्यूमर्स का नहीं सोचा। अर्शद साहब, मैं इस इतने बड़े तूफान को, मैं आपकी कॉम्पिटेंसी को और आपके शवायद और डिस्कशन और डिबेट को कहीं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके साथ साथ, क्योंकि नॉलेज तो आपके पता सारा उनको है, तो इतना बड़ा तूफान उन्होंने समेटा, मैं इसको इस कॉफ़ी की कप में बंद करके आपको भी बता देता हूँ कि मसला नहीं, ये सब बातों की डिबेट बाद में कर लेंगे। आज 164-65 रुपए का डॉलर है, ये तो आप मानते हैं, 2020 में बैठे हुए। ये 2008 से 2013 में पीपीपी की हुकूमत के अंदर पेट्रोल की प्राइस है 109 रुपए 21 पैसे। उस वक्त कौन सा माफिया था? उस वक्त कौन से लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे? उनका भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कितने, टैक्सेस कितने? एक सर, मैं तो सर अर्ज तो पूरी करने दे। ये तो हो गया पीपल्स पार्टी का दौर। ये तो वज़ीर आज़म कहते हैं चोर है, तो आप उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। उस वक्त 10 साल पहले 109 रुपए की चोरों की मिसालें आप क्यों देते हैं जिनको आप चोर कहते हैं? सर गवर्नमेंट का तो जिनको आप चोर कहते हैं, नहीं आप बोले चोर बैठा हुआ, आप खुद कहते हैं तो उनकी मिसालें आप दे रहे हैं। आप बिठा रहे हैं, आपके साथ तो चोर नहीं, तो मैं उनसे आप इल्जाम लगाते हैं ना, आप फिर उन्हीं की मिसालें देते हैं। अब आप आ जाए पीएमएलएन के दौर में, मई 2014 में कितना फ्यूल है? 107 रुपए 97 पैसे। उस वक्त माफिया कौन था? जिसको आप माफिया कहते हैं उन्हीं की आप मिसालें देंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर आज से 2 साल पहले वो आपको दे रहे हैं 99 रुपए 50 पैसे में। तो उस वक्त का डॉलर 80, आज 165। लोगों ने वोट किस लिए दिया? मैं आपको बताता हूं आपको वोट किस लिए दिया। फ्यूल मिल रहा है। जब कम हुआ था तो कोई वावेला नहीं मचाया, हमारी किसी ने तारीफ नहीं की। वो तो मिला ही नहीं लोगों को। भाई मैं कह रहा हूं, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने एशिया में सबसे कम कर दिया है, वो मिला ही नहीं। इंक्वायरी आप यहां से मुझे प्रोग्राम शुरू करें कि ये आपके 80 रुपए के डॉलर के टाइम पे ये 110 रुपए का पेट्रोल था, नून वीक के दौर में 107 रुपए का था। अच्छा, आपने कहा कि आप यहां से शुरू करें, मैं यहीं से शुरू करें। बिल्कुल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये बातें करती थी तो लोग समझे कि इनके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान होगा, ये चांद तारे तोड़ के ले आएंगे और एक टोटली डिफरेंट ऑल्टरनेट प्लान होगा। जब असद उमर साहब, वजीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में हमें ये बातें बताते थे, जो आज फैसल वाडा साहब जो मिसालें दे रहे हैं, जिनको ये माफिया और चोर कहते हैं, और मिसालें भी उन्हीं की दे रहे हैं, काम भी फिर उसी तरह के कर रहे हैं, और जो कॉरस्पॉन्डेंस नजर आती है वो बिलियंस के फायदे वो भी नजर आ रहे हैं कि लीड्स को किस तरह से जा रहे हैं। और क्या कहते थे फैसल वाडा साहब की ख्वाहिश पे, आइए सुनते हैं। ये होता है मईशी पॉलिसी जिस वक्त गलत बनती है तो उसके नुकसान जो है आवाम को उठाने पड़ते हैं। ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिल्कुल आलमी मंडी के अंदर इसके अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन 15% जो रुपए की कदर गिरी है, तो 15% जो ऑयल, जो तेल की कीमत में इस वक्त पेट्रोल में, डीजल में कीमत में इजाफा है, वो सीधा 15% रुपए की डिवैल्यूएशन से हो गया। पेट्रोल के ऊपर 40% टैक्स लगता है। हर 100 रुपया जो आप पेट्रोल खरीदने में खर्च करते हैं, 40 रुपया टैक्स में जाता है। और अब वो मजीद कह रहे हैं और टैक्स लगाओ। जी नाज़रीन, आपने सुना, क्योंकि फैसल वाडा साहब कहते हैं वो अच्छी बातें थी और लोगों ने यही समझा कि 80% है टैक्स, नहीं 25% नहीं है। आप गलत फिगर दे रहे हैं। आप जुबैर साहब बहुत एहतराम के साथ हफीज शेख साहब इससे ज्यादा की फिगर बताते हैं, आप खुद सुन लें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 84 हमने सवाल किया था तो क्या जवाब दिया कि जी जीएसटी कितना है, पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कितनी है, तो आज के रेट पे तकरीबन 47 रुपए ये हुकूमत टैक्स ले रही है बकौल हफीज शेख साहब की इस कैलकुलेशन का। उन्होंने एक और बात भी की थी, क्या कहा था, ये देखते हैं। 1 लीटर पेट्रोल पे टैक्स कितना इस वक्त हुकूमत वसूल कर रही है? देखें, जो टैक्स 2 तरह के हैं। एक है सेल्स टैक्स, जो कि हर चीज़ की तरह पेट्रोल के ऊपर भी 17% है, और उसके अलावा एक अलग टैक्स है जो कि पेट्रोलियम लेवी है, जो इस वक्त 30 रुपए फी लीटर है। और ये पहले कितना था सर पेट्रोलियम लेवी? ये पेट्रोलियम लेवी जो है वो 30 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो फिर पेट्रोलियम लेवी को कम किया जाता है, ताकि लोगों के ऊपर तेल की कीमतें बढ़ने का असर ज़्यादा बुरा नहीं हो। तो हुकूमत जो है अपनी इस टैक्स में कमी करके बैनुल अक़वामी मंडियों में जब तेल की कीमत बढ़ रही होती है, तो ये एक कोशिश होती है कि पब्लिक को ज़्यादा जो है तकलीफ नहीं हो तेल की कीमतें बढ़ने से। जी नाज़रीन, आपने सुना, तो फिर ये टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं और ये वाले एक सिर्फ इजाफा कर दूं जी 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 जुबैर साहब। अरशद,
बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। मई 2018 में पेट्रोल की प्राइस जो पड़ती थी पाकिस्तानी रुपीस में, मैं वो उसके डिवैल्यूएशन वगैरह 72 रुपए थी और 15 रुपए उस पर टैक्स था, 87 रुपए पर लीटर आवाम को मिल रहा था। आज 53 रुपए पड़ रहा है, 53 रुपए 72 के मुकाबले में, और 100 रुपए का मिल रहा है, 47 रुपीज टैक्स है। सारा जो मसला था, और शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में हफीज शेख साहब ने आज से 15 दिन पहले ये प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट की थी कि अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी इंटरनेशनल मार्केट में और हमें बढ़ानी पड़ेगी तो हम हमारे प्रोग्राम में भी अभी आपने जो सुना यही चीज कह के गए हैं। जी जी, तो अब कम क्यों नहीं किया? अब कम यही तो मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं सर, कम इसलिए नहीं किया कि 5,000 अरब रुपए इनके सूद हमने भरे। कहां से पैसा लाऊं मैं? प्रिंटिंग मशीन लगाऊं? ये अवाम से आप वसूल करेंगे? वसूल करूंगा। खा ये गए तो अवाम ने लोड लेना है, पाकिस्तान के मालिक अवाम है, हम थोड़ी, हम तो नौकर हैं। तो किस तरह करूं? वो अवाम की जेब से निकालेंगे। 22 महीने में स्टेट बैंक से 1 रुपया हमने नहीं लिया। इन्होंने कितनी नोटें छापी से लिए ना आपने? सर हमने, हम तो गुनाहगार हैं, फांसी पर टांग देना सर, हम तो ही बुरे। आप तो तब्दीली ला रहे थे सर, आप तो तब्दीली लाए हैं ना, इस तब्दीली के लिए तो इस्तीफा मांग रहे। आप मुझे वजह 5,000 अरब रुपए निकाल के आप बिग ऑयल को दे रहे हैं। 5,000, मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहा, मैं आपकी इस फाइंडिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। 5,000 रुपए इमरान खान साहब की हुकूमत ने 22 महीने वापस के, इनके सूद के ऊपर। वो तो पिछली हुकूमतें भी करती रही हैं। किस कौन देगा? 22 महीने में हमने 1 रुपया स्टेट बैंक से नहीं लिया। कौन इसका जवाब देगा? प्राइवेट बैंकों से हायर इंटरेस्ट रेट पे लिए ना। सर मेरी बात सुनिए सर, करतारपुर किसने खोला? इन्होंने खोला। हमने जो गलत अरबों रुपए की जमीनें वसूल की वो किसी ने नहीं की। एक बिल्डर से हमने 300 अरब रुपए डिपॉजिट करा दिए, वो इमरान खान इसमें इस्तीफा दे दे। सेफ कार्ड कौन से 300 अरब जमा करवाए? 150 अरब रुपए दिए, वो हटा दे। इंश्योरेंस पॉलिसीज गरीबों को दे दी, वो हटा दे। लॉकडाउन में स्मार्ट लॉकडाउन किया जो पूरी दुनिया फॉलो करी, उसमें हटा दे। कत्ल कर दे, फांसी डाल दे, मार दे, गोली मार दे। वज़ीर-ए-आज़म को हटाने की हम कोई बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? वो अपोजिशन कर रही है, हम तो सवालों के जवाब मांग रहे हैं। साहब जवाब इसका दे। पीपल्स पार्टी 2008 में 80 रुपए के डॉलर के अगेंस्ट 109 रुपए का पेट्रोल भरी थी। उसको क्या हुआ? उसका हिसाब कौन देगा? उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उसमें पैसा किसने बनाया? नून लीग ने 107 रुपए में पेट्रोल बेचा, उसका हिसाब कौन देगा? मैं पर्चे दे रहा हूं ना। हमने तो आर्मी मंडी में कम हुआ तो पूरे इस सगीर के अंदर जितना साउथ एशिया के अंदर सस्ता दिया, इसको 1 सेकंड के लिए हटा दे। उसके बाद जब महंगा हो तो आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन ये सूद, अच्छा, ये महंगा हो तो नाज़रीन ये कार्रवाई डाली किस तरह से जाती है? और खुद ये हुकूमत के मुशीर ने बैठ के ये भी हमें वाजे किया। और ब्रेक के बाद मैं आपको ये कार्रवाई डालने का तरीका बताऊंगा। और आप सब ने जिन्होंने भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, जिनकी ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ने, इन्होंने तो मुख्तलिफ करना था। ये कार्रवाई उससे बड़ी कार्रवाई क्या डल रही है, किस तरह से डल रही है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के आसपास बैठे लोग कहानी किस तरह से बिठाते हैं। और इस कौम पे उन्होंने, बल्कि उनके एडवाइज़र SAPM ऑन पेट्रोलियम, वो कहते हैं कि जी अगर हम ये 26 तारीख को कीमतें ना बढ़ाते 25 रुपए तो ये 31-32 रुपए बढ़ जानी थी। और क्या अजीम एहसान किया कौम पे, आइए देखते हैं। एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई? आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपए के दरमियान प्राइस इंक्रीज बन रहा है पहली तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपए प्राइस इंक्रीज पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज 30 तारीख की रात को हुआ, पहली को इफेक्टिव हुआ, तो ये 31.5 से 32 रुपए का इंक्रीज बन रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर ने हमें हिदायत दी कि क्या तरीका हो सकता है कि इसको कुछ कम किया जा सके, जितना भी कम किया जा सके। तो हमने फिर उसमें कहा कि चूंकि टैक्सेस तो फिक्स हो गए हुए हैं तो इसका एक हल ये है कि इसको 30 दिन की बजाय इसको 35 दिन पे स्प्रेड कर दिया जाए और उससे इसे रिड्यूस किया जाए, जो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। जी नाज़रीन, आपने सुना, इसमें 2 इंतहाई अहम पॉइंट्स नदीम बाबर साहब ने बताया कि 2 दिन बाद एक कार्गो आना था और फिर एक्सचेंज रेट के साथ अगर हम उसे कैलकुलेट करते तो जो 30 जून को कीमत बढ़ानी पड़ती वो 31-32 रुपए बढ़ानी पड़ती। जी हाँ, और साथ साथ आप इससे पहले हफीज शेख साहब को सुन चुके हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम की जा सकती थी। उन्होंने बाकायदा तौर पर हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर ये बढ़ गई कीमतें तो हम PDL कम करके, टैक्सेस कम करके आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। नदीम बाबर साहब बता रहे हैं कि ना 2 दिन बाद
कार्गो आएगा और 30 तारीख को उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब वजीर आजम की मौजूदगी में 24 मार्च को सहाफियों के साथ बैठ के वजीर आजम की मौजूदगी में तेल सस्ता हो गया था और उसके अगले दिन इन्होंने इंपोर्ट्स बैन की। 24 तारीख को 45 दिन के बाद बढ़ती हैं कीमतें, क्या कह रहे थे, आइए देखते हैं। तेल का सिस्टम है ना, वो ये है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लैग से प्राइस इफेक्ट आता है, क्योंकि जब जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं पेट्रोल या डीजल या क्रूड इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हमारी रिफाइनरीज में आता है, इधर प्रोसेस होता है और फिर आगे जाता है। तो ये जो प्राइस इफेक्ट है ये तकरीबन 45 दिन के लैग से चल रहा होता है। तो ये जो 15 रुपए है ये उस लैग को सामने रखते हैं। जी फैसल वाडा साहब, ये तो 1.5 महीने बाद लैग आता है, जब कम करनी हो तो 45 दिन बाद लैग आता है और फिर ये 2 दिन बाद कार्गो आने हैं तो 31 हो जाएंगे। ये साइंस हमें समझा, आपको समझ आई है? देखिए अरशद साहब, मैं आपको इसका वसीब हाल बताऊं। देखिए ये तो जो वजीर है या मुशीर है उसकी लायक पना और नालायक पना उसके खाते में। अगर मैं अपनी वजारत में ब्लंडर करता हूं सर आपके खाते में नहीं, वो तो ओवरऑल बात करें। मैं आपको सर उन्होंने खुद कहा, चला अदील राय साहब दोबारा सुनाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप ये कंफ्यूजन, क्योंकि ऐसे हैं कि जो हर किसी के ऊपर आईब्रोज रेस कर रहे हैं, आप नदीम बाबर साहब को बुलाएं, हम तो बुलाते हैं, पूछें आप उनसे नदीम बाबर साहब से कितने जवाब बुलाए। अगर नहीं आ रहे तो हम कल उनको रिमाइंडर भेजेंगे। बिल्कुल, आप उन्हें कहें कल आ जाएं प्रोग्राम में। ठीक है, बिल्कुल जायज डिमांड है। से भी हमने उनसे सवालात किए थे, वो बिल्कुल जायज है। वो आगे टेक्निकल आदमी है ना, उनकी वजारत है, वो जवाब दे टेक्निकल चीजों के अंदर। बहुत टेक्निकल, मैंने अभी बताया ये टेक्निकलिटी आपको समझ आई है? मुझे नहीं समझ आई। आपको नहीं? जुबैर साहब आपको समझ आई है ये टेक्निकलिटी साइंस क्या है? रिलीफ देना हो तो 45 दिन बाद और 2 दिन बाद कार्गो आएगा तो 31 रुपए हो जाएगा, ये क्या साइंस है? देखें बिल्कुल वो बात उस वक्त सही कर रहे थे, लेकिन अब उनका झूठ पकड़ा गया कि अब भाई अब क्यों नहीं आपने 45 दिन इंतजार किया? अब आप 4 दिन पहले फिस्कल ईयर खत्म होने से आप इफेक्टिव कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है, फैसल वाडा के लिए मैं बता दूं, और ये जो अभी असद का भी आया था कि जी उनको नहीं पता था, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। अगर पेट्रोल अनप्रेसिडेंटेड बढ़ रहा है और हर वजीर उससे हट रहा है उस फैसले से, मुझे तो ये लगता है, मैंने अभी अभी ट्वीट भी करने की कोशिश कर रहा था कि इसका मतलब ये है कि ये भी वजीर आजम कहेंगे जैसे लॉकडाउन एलीट ने लगवा दिया था ना, प्राइसेस भी एलीट ने आगे बढ़ा दी। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो अगर मुझे पता होता मैं बढ़ने ही ना देता। ये जो मल्टीनेशनल्स के काबिल लोग हैं ना, हम उतने काबिल तो है ही नहीं ना, ये तो काबिल लोगों में से। काबिल लोगों के बारे में आपके जो ख्यालात हैं और आप ही के कैबिनेट कुलीग जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं गुलाम सरवर खान के, वो ख्यालात भी सुन लेते हैं। नाज़रीन आइए देखते हैं। मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। फैसल वाडा साहब एग्री करते हैं इस बात से? सर देखिए अरशद साहब, मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है। देखिए जो आज आपने बातें सारी की है ना, ये टेक्निकलिटीज है। आप कागजात के बेसिस बात करें, एविडेंस के बेसिस बात करें। इसका टेक्निकल आदमी, उस वजारत का चैंपियन हु नोज द बिजनेस, नदीम बाबर, ही शुड कम एक्सप्लेन टू यू एंड द नेशन। इट इज इंपॉर्टेंट। He knows the business very well। और नदीम बाबर साहब से खासों का नाज़रीन सवाल किया गया तो क्या उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि वजीर आजम ने कोई इलीगल ऑर्डर पास किया है? क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अब ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन के तहत कैबिनेट में भी जमा कराया है। अगर कैबिनेट ने उसको डिस्क्लोज करना है, प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्लोज करना है, ये उनकी सवाबदीद है, क्योंकि ये किसी कानून के तहत नहीं जमा कराया गया, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के तहत जमा कराया गया। सो मेरा ये कहना है कि जी मैं आपको कॉपी दे दूंगा, वो ना कोई ऐसा कानून है, ना मुझे मुनासिब लगता है। उसकी वजह यह है कि मैं अगर आपको दे भी दूँ तो जो बाकी 16, 17, 18 हैं लोग, वो कहेंगे कि जी हमें किस कानून के तहत हमारे डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं। किस कानून के तहत? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। फैसल वाडा साहब, इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं, कानून है या नहीं है। MNA हो, एडवाइजर हो, मुशीर हो, वजीर हो, सबको अपनी नेशनैलिटी और जमा होना है, पब्लिक भी होने हैं। ये लास्ट कैबिनेट में बड़ा क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर नथिंग टू हाइड। ये पब्लिक नहीं होगा, हम पब्लिक कर देंगे। मुझे सर ये तो अभी बजट के अंदर हम लग गए, तो होना तो उन्हीं 2 दिनों के अंदर। इसमें कुछ नथिंग टू हाइड ना, छुपाना क्यों है? जी जुबैर साहब, आपने सुना ही असासे डिक्लेयर करने का भी गैर कानूनी हुक्म दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नदीम बाबर साहब, तो बड़े क्लियर है इस हवाले से। मैं आपको बता देता हूँ,
पता नहीं ये क्यों हम इस झगड़े में पड़ जाते हैं कि जी ये ऐसे पीएम है या एडवाइजर है, इसको करना या नहीं करना। हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी रेजिडेंट है, पाकिस्तानी रेजिडेंट, पाकिस्तानी क्या नॉन पाकिस्तानी भी, अगर वो पाकिस्तानी रेजिडेंट है तो उसको अपने गोशवारे जमा करने, उसको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये पहली हुकूमत है जो इस बात पर कंफ्यूज है कि जी आपके जो मिनिस्टर ऑफ एडवाइजर फॉर फाइनेंस हैं, एडवाइजर फॉर फाइनेंस, जिन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है, जो सबको तरकीब दे रहे हैं कि जी कितना इंपॉर्टेंट है, वो खुद फाइलर नहीं है। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, मुझे आपको रोकना पड़ेगा और हमारे और आवाम की पुरजोर ख्वाहिश पे जो समरी है उसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं, जो आगरा ने जवाब दिया कि इट इज़ हाईलाइटेड दैट विद रिस्पेक्ट टू द अनाउंसमेंट ऑफ फोर्टकमिंग प्राइस ऑन 16 जून 2020 रादर देन फ्रॉम 1 जून 2020 as proposed by Ministry of Energy Petroleum Division is not supported owing to the reason that prevention of inventory losses will be at the expense of national exchequer or consumer। कि ये जो रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज हैं, इनको जो आप फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं वो कौमी ख़जाने और आवाम के कंज्यूमर्स के एक्सपेंस पे, उनकी जेब से आप निकाल के कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।